बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिल्क रोड। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भाई आगे क्या क्या घटनाएं हुई हैं ऑथर के साथ में, लेखक के साथ में उस सिल्क रोड पे जाते हुए। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर। तो बच्चों लेखक बता रहा है कि दोपहरी को लेट आफ्टरनून को मतलब भाई बहुत ज़्यादा जब दोपहरी हो जाती है, दोपहर के 2-3 बज जाते हैं, तब हम पहुँचे एक छोटे से नगर जिसका नाम है होर। Back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir। और ये जो होर है वो कहाँ पे है? वो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पे है और ये जो हाईवे है वो फॉलो करता है वही पुराने व्यापार का मार्ग ल्हासा से कश्मीर का। Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Tetsan and I bade him farewell outside a tire repair शॉप। अब जो डैनियल था वो क्या कर रहा था? वो ल्हासा वापस जा रहा था। उस डैनियल को क्या मिल गई? एक सवारी मिल गई एक ट्रक में। इसी कारण से तेत्सन ने और मैंने उसे कहा फेयरवेल। फेयरवेल कहा मतलब उसको विदाई दी बाहर एक टायर रिपेयर शॉप के। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Tetsan was eager to have them fixed since they left him with no spares। तो बच्चों लेखक बता रहा है कि उन लोगों को भुगतने पड़े 2 पंचर इन क्विक सक्सेशन। सक्सेशन में मतलब एक के बाद एक, यानी कि 2 पंचर हो गए एक के बाद एक जब वो जा रहे थे सॉल्ट लेक से। और तेत्सान क्या था? बहुत ज़्यादा आतुर था उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि उसके पास अब कोई स्पेयर नहीं बचा था, यानी अतिरिक्त टायर नहीं बचा था, अतिरिक्त पहिया नहीं बचा था। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आगे चलने से पहले सबसे पहला है ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार। रूट यानी कि मार्ग। बेड मतलब कहा। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक। Besides, the second tire he'd changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head। और फिर लेखक ने बताया कि वो जो दूसरा टायर जिसे तेत्सान ने बदला था, और बदला किससे था? रिप्लेस किया था, यानी उसकी जगह पे दूसरे टायर को रखा था, वो उतना ही चिकना था जितना कि मेरा टकला सर, मेरा गंजा सर। हॉर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस। अब हॉर किस तरह की जगह थी बच्चों? वो एक निष्ठुर सी, मिजरेबल, निरानंद सी जगह थी। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर। उस जगह पे कोई वनस्पति नहीं थी। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। और क्या थी वहाँ पे? केवल धूल थी और पत्थर थे। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज। और ये जो धूल थी और पत्थर थे वो प्रचुरता से बिखरे हुए थे कई सालों के एक्यूमुलेटेड, एकत्रित हुए हुए कचरे के कारण। विच वॉज अनफॉर्चुनेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यपूर्ण था। गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। क्यों? क्योंकि ये जो नगर था वो था लेक मानसरोवर के तट पर, जो कि क्या है? तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर। और लेक मानसरोवर है तिब्बत का सबसे ज़्यादा पूजनीय फैलाव पानी का, यानी कि तिब्बत के अंदर पानी का एक ऐसा फैलाव जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है, वो क्या है? लेक मानसरोवर। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला है ईगर। ईगर मतलब आतुर। स्पेयर्स मतलब अतिरिक्त पहिया। रिप्लेस्ड मतलब बदल दिया। स्मूथ यानी चिकना। ग्रिम मतलब निष्ठुर। मिजरेबल मतलब निरानंद। वेजिटेशन यानी कि वनस्पति। लिबरली मतलब प्रचुरता से। स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ। एक्यूमुलेटेड मतलब एकत्रित। रिफ्यूज यानी कचरा और अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers। तो बच्चों जो प्राचीन हिंदू और
बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है, विश्व विज्ञान की जो किताबें हैं वो पिन पॉइंट करती है, वो ये निर्धारित करती है कि मानसरोवर क्या है, स्रोत है 4 महान भारतीय नदियों का। कौन सी भारत की 4 महान नदियाँ? द इंडस, द गैंजेस, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्रा, यानी कि इंडस, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा। अच्छा बच्चों, एक बात आप सोच रहे होंगे ना, मैंने यहाँ गैंजेस क्यों कहा? दरअसल इंग्लिश के अंदर गंगा का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? गैंजेस। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक। भाई ये माना गया कि मानसरोवर से भारत की 4 नदियाँ निकलती है, पर असल में केवल सतलुज इस लेक से निकलती है। But the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount कैलाश। लेकिन वो जो बाकी 3 नदियाँ हैं उनका जो आरंभ होता है वो होता है माउंट कैलाश के फ्लैंक से, माउंट कैलाश की ओर से, किनारे से। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है वेनिरेटेड, मतलब पूजनीय। फिर है स्ट्रेच, मतलब विस्तार या फिर फैलाव। कॉस्मोलॉजी मतलब विश्व विज्ञान। पिन पॉइंट्स मतलब निर्धारित करना। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. अब हम लोग क्या थे बच्चों? हम एक स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे थे, यानी कि एकदम ऐसी दूरी पे थे जो कि ध्यान आकर्षित कर रही थी उस महान पर्वत की ओर। और मैं बहुत ज़्यादा आतुर था फॉर्ज करने के लिए। फॉर्ज अहेड यानी कि आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत आतुर था। बट आई हैड टू वेट, पर मुझे इंतज़ार करना पड़ा। Tetsan told me to go and drink some tea in Hor's only cafe, which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken विंडोज़। तो बच्चों मेरे को इंतज़ार करना पड़ा और तेत्सन ने मुझे कहा कि मैं जाऊं और थोड़ी चाय पी लूँ हॉर के एकमात्र कैफ़े में, जो कि बाकी इमारतों की ही तरह इस नगर के उसका निर्माण हुआ था एक बुरी तरह से रंगे हुए बजरी के साथ। और उस कैफ़े में क्या थे बच्चों? 3 टूटी हुई खिड़कियाँ भी थी। The good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought। और वो जो अच्छा सा नज़ारा दिख रहा था ना एक विंडो से उस लेक का, वो उसने क्या किया? कंपनसेट कर दिया उस ड्रॉट को, क्षतिपूर्ति कर दी उस वायु के झोंके की। यानी कि टूटी हुई खिड़कियों से वायु के झोंके आ रहे थे, वो ठंडे लग रहे थे, पर वो जो नज़ारा था लेक का, उस नज़ारे ने क्षतिपूर्ति कर दी इस ड्रॉट की, इस वायु के झोंके की। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है फ्लैंक्स। फ्लैंक्स यानी कि किनारा या फिर ओर। स्ट्राइकिंग मतलब ध्यान आकर्षित करना। ईगर मतलब आतुर। फॉर्ज यानी कि आगे बढ़ना। कंस्ट्रक्टेड यानी कि निर्मित। बैडली मतलब बुरी तरह। पेंटेड मतलब रंगा हुआ। कंक्रीट यानी कि बजरी। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea। तो बच्चों मेरे को सर्व किया यानी कि मुझे परोसा गया एक चाइनीज़ यूथ के द्वारा जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सेना की वर्दी पहनी हुई थी। और इस चाइनीज़ युवा ने क्या किया? फैला दिया ग्रीस, चिकनाई मेरी टेबल के चारों ओर। कैसे फैलाई? एक गंदे रैग से, गंदे पोछे को पोंछकर। और फिर वो क्या किया उसने? वो लेके आया मेरे लिए ग्लास और एक थर्मस चाय का। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, तेत्सन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तेत्सन ने क्या किया? मुझे रिलीव किया, मुक्त किया मेरे उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से, उस एकांत के कारावास से। यानी कि भाई मैं उस कैफ़े में अकेला था और थोड़ी ही देर में क्या हुआ? तेत्सन ने मुझे वहाँ से बुला लिया। एंड वी ड्रोव past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount कैलाश। और फिर हमने क्या किया? हमने वापस अपना सफ़र शुरू किया और हम गुजरे बहुत सारे पत्थरों से और कचरे से होते हुए वेस्टवर्ड्स की तरफ, उस नगर के माउंट कैलाश की तरफ हम जाने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देख लेते हैं। देखिए
सबसे पहला है कंपनसेट। कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना। ड्रॉट मतलब वायु का झोंका। मिलिट्री यानी कि सेना। ग्रीस मतलब चिकनाई लगाना। फिल्थी मतलब गंदा। रिलीव्ड यानी कि मुक्त। सॉलिटरी मतलब एकांत। कन्फाइनमेंट मतलब कैद या फिर कारावास। My experience in horror came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake मानसरोवर। तो बच्चों जो मेरा अनुभव था हॉर के साथ वो बिल्कुल ही क्या था, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था, मतलब बिल्कुल सटीक मात्रा से या बिल्कुल सटीक तरीके से विपरीत था उन अकाउंट्स के, उन विवरणों से जो कि उसने पढ़े थे, लेखक ने पढ़े थे पूर्व के ट्रैवलर्स के, पूर्व के यात्रियों के, जिन्होंने पहली बार सामना किया लेक मानसरोवर का। यानी कि उसने जब पहली बार लेक मानसरोवर देखी और वो जो उसने विवरण पढ़े थे पूर्व के यात्रियों के जिन्होंने पहली बार मानसरोवर की वो लेक देखी थी, उन दोनों अनुभवों में बहुत फर्क था। इकाई क्वाकुची, a Japanese monk who had arrived there in 1900। तो बच्चों सन 1900 में एक जापानीज मॉन्क आए थे, इकाई कावाकुची, who was moved by the sanctity of the lake that he burst into tears। वो इतने ज़्यादा क्या हो गए थे बच्चों, मूव हो गए थे उस लेक की पवित्रता को देख के कि वो burst into tears हो गए, यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़े। मतलब कि उस लेक की पवित्रता ने उनके हृदय को इतना ज़्यादा विचलित कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। A couple of years later, 2 सालों बाद, the hallowed water had a similar effect on Sivan Hedden, a Swede who wasn't prone to sentimental outburst। तो बच्चों 2 साल बाद ये जो hallowed waters है यानी कि जो पवित्र जल था, उनका वही समान इफ़ेक्ट हुआ, असर हुआ सिवान हाइडन पे, जो कि एक स्वेड थे और जो कि यानी कि सिवान हाइडन ज़्यादा प्रवृत्त नहीं थे सेंटिमेंटल, भावुक आउटबर्स्ट के, भावुक अभिव्यक्तियों के। वो भी क्या करने लगे, यही इफ़ेक्ट हुआ, यही असर हुआ, मतलब वो भी उस लेख को देखकर रोने लगे। तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है रबिश। रबिश मतलब कचरा। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत। अर्लियर मतलब पूर्व। एनकाउंटर्स यानी कि सामना। सैंटिटी मतलब पवित्रता। बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब जोर से रोना। अब बच्चों ये भी तो देखने हैं ना, ये मीनिंग्स कौन से हैं, देखिए। हैलोड मतलब पवित्र। सिमिलर यानी कि समान। प्रोन यानी कि प्रवृत्त। सेंटिमेंटल मतलब भावुकता पूर्ण। और आउटबर्स्ट्स मतलब अभिव्यक्ति। तो बच्चों मानसरोवर को देखकर, उस लेक को देखकर लेखक को कुछ ज़्यादा अच्छे अनुभव नहीं हुए का मतलब है कि वो तो नहीं रोया जैसा कि उसने पूर्व यात्रियों के विवरणों में पढ़ा था। पर आगे और क्या क्या देखा लेखक ने, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।